जब किसी कपल के यहाँ पहली बार बच्चा होता है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद 1 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शहद पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, घुट्टी पिलाते हैं, वो पिलानी चाहिए कि नहीं पिलानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर बाद शुरू करनी चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित अग्रवाल, जो कि लक्ष्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं और वहाँ पीडियाट्रिशियन भी हैं, यानी बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो इनसे आज हम बेहद ज़रूरी सवालों पर बात करेंगे। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहला सवाल है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 1 घंटे के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो लोग करते हैं ज़्यादा। एक तो बच्चे पैदा होने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि उसको हम लोग गर्मी दें, मतलब अच्छे से पोंछ के ओढ़ा के रखना है, ठंडा लगने पाए। और दूध जो होता है वो आधे घंटे के अंदर शुरू करना है हमें। दूध माँ का ही दूध देना है, चाहे ऑपरेशन से हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। ऊपर का दूध या पानी, घुट्टी, शहद ये सब हमें नहीं देनी है उसको। बोतल से दूध की आदत बिल्कुल उसको हमें नहीं लगानी है, हमें माँ का ही दूध पिलाना है। जो कुछ लोग काजल लगा देते हैं या कान में तेल डाल देते हैं, पाउडर लगाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और कम से कम लोगों को बच्चे को छूना या टच करना है, जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन ना होने पाए। और हर 2-2 घंटे पे माँ का दूध बच्चे को पिलाना है। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोगों को लगता भी है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है पेनफुल होती है, तो क्या ये सच है? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सबसे अच्छी है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उनको कई बड़ी बड़ी बीमारियां भविष्य में कम होती हैं। रिसर्च में भी देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पिए उनको 40 साल या 45 साल की उम्र में डायबिटीज़, बीपी, इस तरह की बीमारियां कम पाई गई। जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं उनमें वो सब बीमारियां ज़्यादा पाई गई। जहाँ तक माँ का सवाल है, जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर, वेट गेन, ये सब प्रॉब्लम कम होती है और माँ का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि माँ अगर अपना दूध पिला रही है तो कैल्शियम की गोलियां जरूर खाती रहें। अच्छा, ये कैसे पता चले कि बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक से दूध पी भी रहा है कि नहीं पी रहा है? क्योंकि कई बार नहीं पता चलता। जैसे किसी कपल को पहली बार बच्चा हुआ है तो उसकी माँ को नहीं पता हो सकता है चले कि ये बच्चा जो दूध पी रहा है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मैं कर रही हूँ, ये सफिशिएंट है उसके लिए कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसकी देखिए मेन 3 पहचान है। एक तो बच्चे ने जब दूध पिया उसके बाद अगर दूध पीने के बाद 2 घंटे वो आराम से सो जाता है तो इसका मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में दूध मिला तभी वो सोया है। अगर दूध पीने के 10-15 मिनट बाद ही रोने लगता है या चिड़चिड़ाने लगता है तो इसका मतलब दूध उसको या तो वो पी नहीं पा रहा है या कम हो रहा है। दूसरी चीज़, यूरिन बराबर होनी चाहिए। पेशाब अगर बच्चा हर आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में कर रहा है तो इसका मतलब भी दूध पर्याप्त मात्रा में पी रहा है। तीसरी चीज कुछ दिनों में जो समझ में आती है कि बच्चे का वजन सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बच्चे का वजन सही बढ़ रहा है तो इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में वो दूध पी रहा है। अच्छा, एक हेल्दी बच्चे का वजन कितना होता है लगभग? जिस समय पैदा होता है, अगर फुल टर्म है मतलब पूरे 9 महीने का बच्चा है तो 2.6 से ऊपर होना चाहिए, 2.6 से 3.5 के बीच में। अच्छा, और ब्रेस्ट फीडिंग दिन में कितनी बार कराना चाहिए? हर 2-2 घंटे में। ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने तक फॉर्मूला मिल्क है जो है वो काउ मिल्क, और कुछ लोग जैसे पहले गोट मिल्क भी देते थे, तो वो उन दोनों से बेटर क्यों है फॉर्मूला मिल्क? देखिए, सबसे बेस्ट तो माँ का दूध है, ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद फॉर्मूला मिल्क को इसलिए बेस्ट कहा गया है कंपेयर टू गाय या बकरी के दूध के, कि फॉर्मूला मिल्क हम लोगों ने माँ के दूध से मिलता जुलता बनाने की कोशिश की गई है। गाय के दूध और बकरी के दूध में कई सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो इंसानों के बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी डेवलपमेंट की जरूरत होती है। फिर भी कोई मजबूरी में अगर दे भी रहा है तो उसमें पानी ना मिला गाय या भैंस। सबसे बेस्ट माँ का दूध है, उसके बाद फिर फॉर्मूला मिलता है जिसका फॉर्मूला 30 ml पानी में 1 चम्मच के हिसाब से बनता है। अच्छा, एक चीज़ और कि आजकल बहुत सारे केसेस हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के, तो वो थोड़ा सा एक बार ऑडियंस को बताइए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है और क्या ये बच्चों में भी होना पॉसिबल है? हाँ, बच्चों में भी ये पाए जाते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि दूध जो होता है, जो नॉर्मल दूध होता है, उसमें एक चीज़ होती है लैक्टोज, जो एक प्रकार का शुगर है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनको कई बार न पानीदार लैट्रिन होती रहती है, वेट गेन सही से, वजन नहीं बढ़ रहा होता बच्चे का। अगर बच्चों को बार बार एकदम पानीदार लैट्रिन आ रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में सोचते हैं, उस हिसाब से जांच करवाते हैं। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस आता है तो फिर हम लोगों को ऐसे बच्चों को जो नॉर्मल मिल्क है वो हटा के ऐसे मिल्क पिलाना पड़ता है जो लैक्टोज फ्री मिल्क होती है। तो इस तरीके की जांचें लक्ष्य हॉस्पिटल में सारी हो जाती हैं हाँ, बच्चे की? ऐसे जैसे
बच्चा होता है तो लोग उसको पैम्पर करते हैं, उठा के किस करने लग जाते हैं चीक्स पे उनके, तो क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, किस करने उस समय वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे, छोटे बच्चे बिल्कुल पौधे जैसे होते हैं। उनको जितने लोग टच करेंगे उतना ही उसमें इन्फेक्शन का रिस्क आएगा, उतना ही बच्चे को खतरा होगा। जैसे एक छोटा पौधा है, उसको हर आदमी आके उस पौधे को बार बार छुए छुए तो वो पौधा होता मुरझा गया। तो छोटे बच्चे, चूँकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा उनमें रिस्क रहता है, तो आइडियली बेहतर तो यही रहता है कि जो मेन 2-3 लोग हैं, जो केयर टेकर है, उसको वही लोग उसको टच करें, ज़्यादा लोग टच ना करें। और मजबूरीवश किसी को अगर टच करना भी है तो फिर पूरा हैंड अपने सैनिटाइज़र हाथ में लगा के तब अच्छे से। अच्छा, जैसे कि ऐसा बोला जाता है बच्चे जो है दिन में जब पैदा होते हैं उसके बाद कुछ महीनों तक वो दिन में 15 से 18 घंटे भी सोते हैं, 20 घंटे भी सोते हैं। तो लेकिन ये अलार्मिंग कब होता है कि अगर ये कैसे पता चलेगा कि अगर ये इतना ज़्यादा सो रहा है तो वो नुकसानदायक है? तो कितने घंटे ठीक है सोना उसका, और उससे ज़्यादा हो तो फिर वो खराब है? देखिए, 3-4 चीज़ें नॉर्मली बच्चे जो जब पैदा होते हैं तो शुरू के 2-3 महीने सिर्फ दूध पीने भर के लिए जगते हैं, महीना 1.5 महीना, और दूध पीने के बाद सो जाते हैं। तो 24 में से लगभग टोटल 20 से 21 घंटा सोते हैं, 2 ही 3 घंटे जगते हैं। लेकिन इसको अलार्मिंग हम लोग तब मानेंगे जब पता चला बच्चा सोए जा रहा है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो रहे हैं, बच्चा दूध नहीं मांग रहा है, या बच्चे का कलर चेंज हो रहा है, जो नॉर्मली कलर पिंक होता है वो ब्लू या येलोइश पील होने लगे, सफ़ेदी लेने लगे, या बच्चा जैसे दूध पीने के लिए जैसे थोड़ी देर बाद उठता है वो उठ नहीं रहा है, या बच्चा रोए जा रहा है, लगातार ही रोए जा रहा है, शांति नहीं हो रहा, कुछ भी कर लो, दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूध नहीं पी रहा, टहला रहे हैं तो भी शांत नहीं हो रहा, बुखार भी नहीं है, कपड़े भी सब चेक करके देख लिए, कोई पेशाब लैट्रिन वगैरह कुछ नहीं कर रखी है, वो रोए जा रहा है, तो भी वो अलार्मिक सिग्नल है। चौथी चीज़ ये होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त है, नीचे से हम लोग उसको जैसे सोल पे हल्का सा भी पाँव पे ऐसे करते हैं, और अगर बच्चा नहीं रो रहा है या कोई ज़्यादा हलचल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है बच्चे को, तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट। अच्छा, बच्चों को धूप दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, और कब से दिखानी चाहिए, उनके पैदा होने के कितने टाइम बाद से? धूप तो अच्छी चीज़ है, उससे विटामिन डी भी मिलता है और बच्चों में जॉन्डिस कंट्रोल होने में भी मदद मिलती है। लेकिन हमें बहुत तेज़ धूप नहीं देनी है, सुबह की बहुत हल्की धूप होती है, वो आधा पौन घंटा देना है। और जो धूप की किरणें हैं वो बच्चे के आँख में डायरेक्ट ना पड़े, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे अपने यहाँ इंडिया में तो ये मानते हैं कि बच्चे को जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद उसकी मसाज करनी चाहिए दिन में 2-2 बारी तेल से। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सच है कि क्या उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं बच्चों की? देखिए, ये सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई बेनिफिट भी नहीं है। जो ऑयल मसाज की जाती है उससे ना तो कोई मसल मजबूत हो रही है, ना कोई बोन मजबूत हो रही है। ये सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इसीलिए जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ तो ये मसाज करी भी नहीं जाती है, सब अपने ही इंडिया या आसपास के कंट्रीज़ में है। न्यूबॉर्न जैसे बेबीज़ हैं तो उनको कितने टाइम बाद नहलाना चाहिए? 14 दिन के हो जाए तभी नहलाना चाहिए, उसके पहले सिर्फ गुनगुने पानी से पोंछ लें। 14 दिन के बाद नहला सकते हैं, वो भी मौसम देख के, अगर लगे कि मौसम ठंडा है तो उस दिन ना नहलाएं, जिस दिन थोड़ी गर्मी है उस दिन नॉर्मल पानी से नहला सकते हैं। नहलाते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो बहुत ज़्यादा देर नहीं नहलाना है, दूसरी बात जिस समय सिर या चेहरे पे पानी डाल रहे हो तो वो थोड़ा सिर और चेहरा थोड़ा झुका हो, क्योंकि बच्चे कई बार इतना तो रो रहे होते हैं, पानी सांस की नली में चला जाता है, बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आजकल ज़्यादातर लोग डायपर यूज़ करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा। पहले लोग घर में बनी हुई लंगोटियाँ यूज़ करते थे, अब डायपर यूज़ करने लग गए हैं। तो डायपर कब से यूज़ करना चाहिए, और क्या डायपर के नुकसान भी हैं यूज़ करने के छोटे बच्चों पे? डायपर के बहुत सारे नुकसान, और डायपर कायदे से कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ डायपर तभी यूज़ कर सकते हैं जब घर से बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं मार्केट गए हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं या किसी शादी फंक्शन में गए हैं, तब डायपर यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त डायपर का बेनिफिट ये है कि मान लीजिए बच्चे ने पेशाब या लेट्रिन कुछ कर ली है तो वो फैलेगी नहीं, वो डायपर के अंदर सीमित रहेगी, और आप अपना आराम से उस काम को, जिस काम के लिए गए हो, करके वापस आ सकते हैं। घर में डायपर इसलिए नहीं पहनाना चाहिए, डायपर के कुछ नुकसान हैं। एक तो डायपर जो बच्चे पहनते हैं वो ज़्यादा समय तक बिस्तर पर पेशाब करते रहते हैं। दूसरी चीज़, डायपर की वजह से वहाँ पर कई बार छिल जाता है या लालिमा हो जाती है। तीसरी चीज़, जो मेल बेबी है, जो लड़के बच्चे हैं, उनमें डायपर पहनाने की वजह से कई बार जब उनके पिता बनने की उम्र आती है तो उसकी वजह से, डायपर की वजह से पिता नहीं बन पाते हैं वो, क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो डायपर की वजह से गर्म रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म बनने की कैपेसिटी गड़बड़ हो जाती है। तो डायपर घर में तो बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए, बाहर पहना सकते हैं जब बाहर जा रहे हैं किसी काम से।
कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा रोने लगता है तो माँ बाप को लगता है इसको चुप कराने का एक ही तरीका है, इसको फीड करा देना। तो उससे क्या होता है, कई बार जाने अनजाने में लोग फोर्स फीड भी कराने लग जाते हैं ताकि बच्चा रोए ही ना। तो ये कैसे नुकसानदायक है बच्चों के लिए? देखिए, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। फोर्स फीडिंग करने में रिस्क ये है कि बच्चा अगर उसको उसने ढंग से नहीं पिया तो सांस की नली में जा सकता है, और सांस की नली में अगर चला गया तो मिनटों में सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। दूसरी बात, लेटा के कभी नहीं पिलाना है, बच्चों को बैठा के पिलाना है, आराम से धीमे धीमे पिलाना है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो बात अलग। अगर ऊपर का दूध पी रहा है तो स्पून फीडिंग करानी है, वो भी धीमे धीमे बच्चों को आराम से पीने दीजिए। अगर बच्चा नहीं पी रहा है, फोर्स फीडिंग नहीं करनी है, हो सकता है उसका उस वक्त मन ना हो, 1 घंटे बाद फिर ट्राई कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं पी रहा है, 1 घंटे बाद फिर ट्राई करके देखिए, फिर भी नहीं पी रहा तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है बच्चे को कोई दिक्कत या परेशानी हो। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे चम्मच से दूध पिलाने में और जो बॉटल होती है, इसमें निप्पल होता है, उन दोनों में से बेटर कौन सा है? चम्मच वाला। चम्मच से पिलाने के बेनिफिट ये है, एक तो इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। दूसरी बात, जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं, एक तो इन्फेक्शन तो है क्योंकि बोतल की उतनी अच्छी सफाई नहीं हो सकती, डिज़ाइन ऐसी है, वो पूरा क्लीन नहीं हो सकता। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है, निप्पल कन्फ्यूजन वर्ड बोलते हैं। निप्पल कन्फ्यूजन वर्ड मतलब ये होता है कि जो बोतल में निप्पल है और जो माँ के ब्रेस्ट का निप्पल है, उसमें बच्चा कन्फ्यूज होने लगता है। बोतल में जब निप्पल से वो पीता है तो बड़े आराम से हल्की सी मेहनत की दूध उसके मुंह में आ जाता है। माँ के ब्रेस्ट फीडिंग में उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो जो बच्चे बॉटल फीडिंग करने लगते हैं उनको लगता है कि जब माँ के ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है पता नहीं क्या चीज़ है, बड़ी मेहनत लग रही है, तो वो दूध नहीं पीते हैं। तो जो बॉटल फीडिंग, उसकी वजह से बच्चे फिर ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं। तो एक तो इन्फेक्शन का रिस्क है बॉटल से, दूसरी बात ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि उनके बच्चे का पेट भर गया है। जैसे ही वो रोने लग गया, मान लीजिए दूध पिलाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद रोने लगे, तो वो फिर उसे दूध पिलाने लग जाता है। तो ये कैसे पता चल सकता है माँ बाप को कि बच्चे का पेट भरा हुआ है भी और इसको दूध की ज़रूरत नहीं है? देखिए, जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं, दूध पीने के बाद अगर बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, 5-10 मिनट बाद दोबारा एक बार ट्राई कर लीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चे पीते पीते थक जाते हैं, सिर्फ 5-10 मिनट का पॉज लेते हैं। अगर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद पिला रहे हो, बच्चा पी रहा है, तब तो ठीक है, उसको पिलाना है। अगर वो नहीं पी रहा है तो इसका मतलब उसने अपनी जितनी ज़रूरत थी दूध पी चुका है। 2 घंटे तक लगभग उसको दोबारा फीड नहीं मांगना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बीच में मांग रहा है या रो रहा है बच्चा, तो अपने हाथ को साबुन से धो के छोटी उंगली उसके मुंह के अंदर दे दीजिए और हल्का सा ऊपर हार्ट पैलेट को टच करना है। अगर बच्चा उसको चूसने लगे तो इसका मतलब वो भूखा है और दूध की मांग कर रहा है। और हर आधे पौन घंटे में अगर बार बार दूध मांग रहा है और देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब या तो दूध कम पड़ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, बच्चा इतना दूध क्यों मांग रहा है। और कितने टाइम बाद, बच्चे के पैदा होने के कितने महीनों बाद जो है सॉलिड फूड शुरू करना चाहिए? जैसे जैसे घर का खाना, जैसे किसी कोई दाल खिला दे रहा है, कोई सब्जी का। 6 मंथ पूरे कंप्लीट होने के बाद, जब बेबी के 6 मंथ कंप्लीट हो जाए, तब हम लोग ऊपर से फीड शुरू करते हैं। और उसमें फिर भूटी हुई मूंग की दाल, अरहर की दाल, खिचड़ी, दलिया, सेरेलैक, उबला हुआ आलू मैश करके, कोई भी फल मैश करके दे सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें कोई टुकड़े ना हो, पेस्ट टाइप चीज़ हो, वो हम लोग दे सकते हैं। जैसे सेरेलैक की आपने बात की, तो सेरेलैक बच्चों के लिए सेफ है? उसमें शुगर वगैरह ऐसे बोलते हैं कि होती है? शुगर वाला इशू है, लेकिन मेरा मानना ये है, मल्टीनेशनल फॉर्मूला है और जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ है वो हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दिया जा सकता है। अच्छा, कुछ टाइम बाद जो है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में एक चलन है कि बच्चे को दूध और चाय मिक्स करके देते हैं बहुत से लोग, तो वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, दूध ही दीजिए, चाय क्यों आदत करना है। बहुत सारे लोग बच्चों को वो भी देते हैं, जैसे चॉकलेट पाउडर हो गया, दूध में मिला के देने लग जाते हैं, या फिर कुछ और मिक्स करके दे दिया, जैसे बॉर्नवीटा दे दिया, टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं ताकि बच्चा दूध पीता रहे। तो ये सब चीज़ें बच्चों को देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और किस एज के बाद देनी चाहिए? नहीं, दे सकते हैं, वो तो प्रोटीन पाउडर्स हैं, लेकिन जब बच्चे के 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही ऐड होना, 2 साल के उम्र के पहले नहीं देना। कुछ लोग 1 साल, सवा साल में शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है। 2 साल पूरे कंप्लीट होने दिए, फिर बच्चों से संबंधित जो भी प्रोटीन पाउडर आ रहा है आप दे सकते हैं। और एक जैसे इतनी सारी चीज़ें आजकल दे रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी में शुगर भी है, किसी में नहीं है, मान लीजिए जैसे पैकेट फूड दे रहे हैं, तो बच्चे के वेट को कैसे मॉनिटर किया जाए कि उसका वेट ठीक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं कि अनइवनली बहुत जल्दी वेट बढ़ रहा है, तो ये कितना वेट होना चाहिए उसका? वेट एक्चुअली में कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जिस घर में माँ बाप की जो बॉडी फिजिक है, वो हाइट अच्छी है,
मजबूत कद काठी वाले, तो वहाँ के बच्चे थोड़े ज़्यादा वेट के वो रहते हैं। लेकिन जो एक मोटे तौर पे फॉर्मूला है वो बेसिकली ये है कि 1 साल पे लगभग 9 से 10 किलो का बच्चा, और 4 साल से लगभग 3 टाइम्स मान लीजिए, यानी 4 साल के बच्चे का लगभग 12 किलो के आसपास, और जो बीच के 2-3 साल उसमें 1-2 किलो जोड़ लीजिए। फिर 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक 3 टाइम्स ऑफ एज चलता है। यानी कि अगर जैसे 8 साल का बच्चा है तो 24 किलो, 10 साल का है तो 30 किलो, इतना मिनिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो वो डिपेंड करेगा उनके जेनेटिकल मेकअप क्या, उनके पेरेंट्स का, और जो ग्रोथ चार्ट होता है उससे भी देखना पड़ेगा परसेंटाइल क्या जा रहा है उसमें, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। और बेबी वॉकर यूज करने के क्या नुकसान है? नुकसान है भी कि नहीं है, या अच्छा है बेबी वॉकर? बेबी वॉकर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 साल के उम्र के बाद, 1 साल के पहले नहीं शुरू करना। 1 साल के पहले से दिक्कत होती है, बच्चों की बोन्स स्लैक नहीं होती हैं पाँव की, कि वो ज़्यादा लोड बियर कर सकें, तो 1 साल पूरा कंप्लीट होने के उसके बाद। ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे बेबी वॉकर यूज करते हैं वो देर में चलना सीखते हैं उन बच्चों की कंपैरिजन में जो नहीं यूज करते हैं? देखिए, बेटर तो यही है कि आज बच्चों को अपने आप ही 1 साल पे खड़े होकर चलने दिए। बेबी वॉकर से उनको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, कुछ बच्चों में फर्क पड़ता है, कुछ में नहीं पड़ता है। और एक चीज़ और होती है कि ये मानते हैं जैसे न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनकी आइज़ का कलर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये सही है, और कितनी बार चेंज हो रहा है तो वो ठीक है, या फिर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है कि अगर बहुत फ्रीक्वेंटली कलर चेंज हो रहा है, जैसे येलो हो जा रहा है या ब्लू हो जा रहा है, तो ये क्या मिथ है कि कलर चेंज होता ही है नहीं, नेचुरली? कलर तो कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, येलो हो सकता है अगर बच्चा जॉन्डिस जिसको डेवलप हो रहा है, तो जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें शुरू में 7 से 10 दिन तो जॉन्डिस नॉर्मली आता है, और अगर लग रहा है कि येलो आई हो रही है, थोड़ा बॉडी येलो लग रही है, तो फिर बेहतर यही है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो उस चीज़ को देख के समझ लेंगे कि वो नॉर्मल फॉर एज है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फोटोथेरेपी मशीन होती है, उस पर रखा जाता है, और अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना। और बच्चों को टूथपेस्ट किस एज से यूज़ कराना चाहिए? 6 महीने के बाद से नॉर्मली पानी और ब्रूस बहुत सॉफ्ट वाली ब्रिसल यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना उस वक्त। फिर 1.5 साल से लेकर 3 साल की उम्र में जो बेबी टूथपेस्ट आते हैं जिसमें बहुत लो फ्लोराइड हो, वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में, जितना आप समझिए चावल का दाना होता है उतनी मात्रा में शुरू कर सकते हैं जब बच्चा 3 साल का हो जाए। उसके बाद फिर नॉर्मली हम लोग एक मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा उस वक्त तक थूकना सीख जाता है, तो जैसे ब्रश वगैरह कर रहे हैं उसका रूप पकड़। और जो हमने बताया कि 6 महीने से 18 महीने के बीच में जो चावल के दाने बराबर है, तो उतने से करिए। अगर बच्चा ने निगल भी लिया तो उतने से कोई दिक्कत नहीं। टंग क्लीन करने के लिए आजकल कुछ टूल आने लग गए, पहले तो लोग कपड़े से जीभ साफ कर देते थे, आजकल आने लग गए हैं वो टंग क्लीनर, बच्चों के लिए भी आने लग गए हैं, तो वो सेफ है कि नहीं है? नहीं, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे बच्चों के जो टंग में टेस्ट बड होते हैं वो डैमेज होने का डर रहता है, वो अपने आप ही नेचुरल वे में जाने दीजिए, फिर कुछ मत कीजिए। और जैसे कुछ बच्चे अंगूठा चूसते हैं, उंगली चूसते हैं अपना, तो वो नॉर्मल है या फिर वो ठीक नहीं है, उससे रोकना चाहिए बच्चों को? देखिए, बच्चे जनरली 1.5 से 2 साल तक तो करते ही हैं, और वो उनको थोड़ा एक इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा होता है, तो उतने समय तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसके आगे बच्चा कंटिन्यू कर रहा है तो धीमे धीमे बच्चों को मोटिवेट करके या धीमे धीमे करके वो आदत छुड़वानी चाहिए। आजकल बच्चों के तकिए भी आने लग गए हैं, पहले यूज़ करते थे राई के बने तकिए यूज़ करते थे ताकि शेप सही रहे, लेकिन आजकल आने लग गए हैं जैसे जो नए नए जो शॉप खुली है उनमें। तो बच्चों के लिए पिलो कौन से बेटर हैं और यूज़ करने चाहिए भी कि नहीं करने चाहिए? राई या सरसों के बने हुए बेस्ट हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा जो हेड का शेप है उसको सही मिलने में मदद मिलती है, थोड़ा सा राउंड शेप मिलने में मदद होती है। तो घर का ही बना हुआ जो पहले चलता था सरसों या राई वाला, वही बना है। और अब ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बड़ी कॉमन हो चुकी है कि जैसे ही बच्चा रोता है आजकल सबसे पहले उसको फ़ोन देने लग गए हैं कि उसको फ़ोन दे दो तो वो बिजी रहेगा। तो इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके फिजिकल पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, 2-3 प्रॉब्लम आ रही है। एक तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो इस वक्त बढ़ रहे हैं बच्चों में, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ऑटिज्म जो बढ़ रहा है, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये सब में मोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइडियली मोबाइल नहीं देना चाहिए। मोबाइल देने की वजह से बच्चों में इस तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मोबाइल में सुनना होता है, बोलना नहीं होता, तो ऐसे में बच्चे बोलने की आदत कम डेवलप कर रहे हैं, लेट बोल रहे हैं। तीसरी चीज़, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, मोबाइल में रील्स टाइप देखते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में यूँ यूँ हटाते रहते हैं।
जिसकी वजह से उनका एक जगह कंसंट्रेट करने की वो चीज़ भी कम हो रही है। वो उनकी आदत पड़ रही है हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करते जाए। तो एक जो प्रॉपर कंसंट्रेशन की आदत होनी चाहिए वो एक बार हो रही है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, मोबाइल नहीं देना चाहिए आगे। साइकेट्रिक डिसऑर्डर के क्या सिम्टम हैं और ऑटिज्म के क्या सिम्टम होते हैं? ऑटिज्म माने ये कि जैसे बच्चा है ना, वो किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहा, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा। जैसे 4 महीने में नॉर्मली बच्चा माँ के साथ आंखें मिलाने लगता है, इंटरेक्ट करने लगता है, थोड़ा बड़ा 7-8 महीने पे स्माइल करने लगता है। वो सब चीज़ें अगर मोबाइल हम लोग दे रहे हैं तो बच्चे सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते। कोई भी रिलेटिव आया उनसे कोई मतलब नहीं है, अपना मोबाइल में ही है, या कोई उनसे कुछ बात करना चाहता है वो उस पर कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। उनको कब मना किया जा रहा है कि ये चीज़ मत करो, तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वहाँ कोई है ही नहीं, कोई कुछ जैसे कोई सुना ही नहीं दे रहा उसको कुछ, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको लग रहा है उसकी एक अपनी अलग दुनिया चल रही है जिसमें कोई नहीं है व्यक्ति वहाँ पे, और वो अपने हिसाब से सब काम कर रहा है। तो अगर वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, आपसे बातें नहीं कर रहा है, आपकी बातों को उतना नहीं सुन रहा है, या आपके साथ हंस नहीं रहा है, तो इसका मतलब धीमे धीमे या तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में जा रहा है, ऑटिज्म में। कार्टून्स को दिखाते हैं लोग मोबाइल पे या टीवी पे, ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा इनको देख के जल्दी बोलना सीखेगा, उसको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। तो ये सच है क्या कि कार्टून देख के बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं? देखिए, बोलना तो बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता जल्दी सीखने का, लेकिन इससे नुकसान ये हो रहा है कि एक तो बच्चे आजकल कार्टून कैरेक्टर की तरह बोलना सीख रहे हैं। जिस तरह से कार्टून कैरेक्टर बोलते हैं वैसे ही बच्चे बोलना सीख रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। उनके दिमाग में धीमे धीमे वही चीज़ें भरती जा रही है जो कार्टून में जो एक इमेज दिखाई जा रही है, एक जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। तो कार्टून पहली बात तो ना ही दिखाएं, और दिखाएं तो ऐसे कार्टून दिखाएं जिनमें नॉर्मल तरीके से बोला जा रहा हो और नॉर्मल लाइफ स्टाइल के बारे में बात हो रही है। जैसे शहरों में तो अब अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है, डॉक्टर्स बताते हैं कि इस वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए, लेकिन गांव के जो रूरल एरियाज़ हैं अपने आज भी, वहाँ पे लोग बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। तो वैक्सीन लगवाना जितनी भी अवेलेबल होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? वैक्सीन देखिए वैसे ही है जैसे एक सुरक्षा कवच होता है। अगर वैक्सीन लगी हुई है तो उस बीमारी से रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, या तो बिल्कुल ही नहीं होगा या बहुत कम हो जाता है। जैसे टिटनस की वैक्सीन है, वो इतनी अच्छी वैक्सीन है कि जिसको लग जाती है टिटनस हो नहीं सकता, और वो वैक्सीन नहीं लगी तो टिटनस होने के बाद कोई इलाज नहीं है। तो जितनी भी वैक्सीन हैं आइडियली सभी लगवाना चाहिए, उसका कभी ना कभी कोई बेनिफिट मिलता है। और वैक्सीन को आप एक तरह से अपना सुरक्षा कवच मान के चलिए। तो थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ इसमें इनिशिएशन लिया है, गवर्नमेंट भी अब अपनी तरफ से काफ़ी वैक्सीन देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो भी वैक्सीन अगर हैं तो आइडियली लगवानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट में भी नहीं आ रही तो प्राइवेट में भी लगवानी चाहिए। हर वैक्सीन का कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हैं। लमसम कितनी वैक्सीन होती है बच्चों के लिए जो लगवानी चाहिए? देखिए लगभग 15-16 वैक्सीन हैं जो टोटल वैक्सीन में गिने। तो आइडियली तो सब लगवानी चाहिए, हर वैक्सीन का बेनिफिट है। लेकिन जहाँ पर जिसकी बजट प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो 8-9 वैक्सीन ऐसी हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, और वो डेडली डिजीज़ के लिए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। तो वो तो 8-9 वैक्सीन कम से कम लगवा लें। 8 वैक्सीन जिसमें पोलियो ड्रॉप आ जाती है, डीपीटी है, डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, गलघोटू बीमारी, पर्टूसिस काली खांसी, टिटनस, पोलियो ड्रॉप, एक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, हिप वैक्सीन है जो एक तरह का निमोनिया करता है। इसके अलावा डायरिया के लिए रोटा वायरस वैक्सीन है, निमोनिया के लिए निमोकोकल वैक्सीन है। फिर 9 महीने पे MMR वैक्सीन लगती है जिसमें 3 वैक्सीन होती हैं, मिजल्स यानी खसरा, मम्स जिसको कनघुज लोग बोलते हैं गाँव में, और एक रूबेला। और जितनी तो मैंडेटरी वैक्सीन हैं, जितनी लगनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल हैं जो अफोर्ड कर सके वो लगवानी चाहिए। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो सर्दी जुकाम के लिए है। फिर इसके बाद हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है जो ये नॉर्मल जॉन्डिस के लिए होती है। चिकन पॉक्स वैक्सीन है, टाइफॉइड वैक्सीन है, और एक मेनिंजोकोकल वैक्सीन आती है जो दिमागी बुखार की होती है, वो है। एक जापानीज एनकेफेलाइटिस है, वो तो मैंडेटरी वैक्सीन में आती है, जापानी बुखार लगवानी चाहिए, तो गवर्नमेंट भी लगवा रही है आजकल। मान लीजिए कि अभी ये इंटरव्यू अगर आपका कोई देख रहा है और उसने अपने बच्चे को वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है, तो किस एज तक वैक्सीन लगवाई जा सकती है बच्चों को? वैक्सीन लगवाने के लिए ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। इसको हम इस तरह से समझ रहे हैं जैसे हमने एक मोटरसाइकिल ली है और हमने हेलमेट नहीं पहना, अब हम 2 साल बाद सोच रहे हैं कि अब हम हेलमेट नहीं पहने, अब क्या करें, तो उसको भी पहन सकते हैं। वैसी वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन आपकी छुट्टी है वो कभी भी आप लगवा सकते हैं, बस जब तक नहीं लगवाया तब तक उससे सुरक्षा नहीं मिली है।
हाँ, कुछ वैक्सीन ऐसी है जिसमें कंडीशंस हैं, जैसे रोटा वायरस वैक्सीन है, डायरिया की वैक्सीन, उसकी 3 डोज होती है। पहली डोज 3 महीने के पहले पहले पिलानी होती है, और उसकी जो थर्ड डोज है, लास्ट डोज, वो 8 महीने से पहले पहले कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। जो डीपीटी वैक्सीन है उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 7 ईयर है। 7 ईयर के पहले पहले लग जाने चाहिए। अगर 7 ईयर तक नहीं लगी है तो डीपीटी नहीं लग सकती। उसी का जो दूसरा वर्जन है बूस्ट्रिक्स, वो फिर लगवा सकते हैं। बाकी जितनी वैक्सीन हैं उनमें एज सच कोई एज लिमिट नहीं है। और वैक्सीन से बुखार आना नॉर्मल बात है या फिर कंसर्न की बात है? देखिए, ज़्यादातर वैक्सीन में तो फीवर नहीं आता है। एक डीपीटी वैक्सीन हैं जिसमें फीवर आने की संभावनाएं रहती हैं, तो फीवर आना कोई बड़ी बात नहीं है। वो 2 दिन के लिए आता है, उसमें जो भी पैरासीटामोल ड्रॉप है वो दीजिए। और अगर फीवर आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फीवर नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बाई चांस ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद उसको एकदम से लालिमा आ रही है या दौरे झटके टाइप आ रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन आज तक जो मेरी 16 साल की प्रैक्टिस हो गई है उसमें हमें एक भी ऐसा केस एनाफाइलेक्सिस का नहीं मिला कोई वैक्सीन का। आपके पास शहर और गांव दोनों जगह से पेशेंट आते हैं, तो ऐसी कुछ आपने प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम जो देखी हो पेरेंटिंग में, जो वहाँ के गांव के माँ बाप करते हैं, और वो चीज़ जो आप एक करेक्ट करना चाहो, वहाँ के लोगों को बताना चाहो कि ज़्यादातर केसेस में आपने देखा है कि पेरेंटिंग ये गलती कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई गलती है कॉमन? कुछ गलतियाँ जो रूरल एरिया में ज़्यादा मिलती है। एक तो जब बच्चा पैदा होता है वो लोग ऊपर का दूध शुरू करते हैं, उसमें पानी मिलाते रहते हैं, जैसे गाय का दूध दे रहे हैं या बकरी का दूध दे रहे हैं, उसमें पानी मिला रहे हैं। तो बेटर तो यही है माँ का दूध पिलाएं। अगर नहीं हो रहा है, अफोर्ड कर सकते हो तो डिब्बे वाला दूध पिलाएं। 30 ml में 1 चम्मच के हिसाब से बनता है फॉर्मूला। वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर गाय, भैंस या बकरी जो भी दूध दे रहे हैं उसमें 1 बूंद पानी नहीं डालना है। ये जो पानी डालने की आदत, यही सूखा रोग का कारण बनता है, और जिसके लिए लोग डॉक्टर के पास ना आके झाड़ फूक में रखे रहते हैं और बच्चे धीमे धीमे गड़बड़ होते चले जाते हैं। एक तो दूध में पानी नहीं मिलाना है। दूसरा, बच्चे को बहुत ज़्यादा मौसम उड़ाना नहीं है। गर्मी है तो जैसे बहुत ज़्यादा नहीं उड़ाना है, ठंडियाँ हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से कवर करके रखना है, बच्चा ठंडा लगने पाए। तीसरी चीज़, कम से कम बच्चों को टच करें लोग। चौथी, बच्चों को प्रॉपर वैक्सीन टाइम टू टाइम लगवाएं। पांचवी चीज़, अगर लग रहा है कि बच्चा सुस्त है या उसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है तो किसी भी क्वालिफाइड बच्चों वाले डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। ये ना करें कि इधर उधर लगे रहे। इतने लेट पहुंचते हैं हमारे पास कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता। जो शहर के बच्चे होते हैं वो हम देखा ज़्यादातर एक हल्का सा भी कुछ हुआ, हल्की छींक भी आई तो वो तुरंत आ जाते हैं, जिसके कारण उनमें रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं और भर्ती करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो रूरल में ये ध्यान रखना है कि थोड़ी सी भी दिक्कत है तुरंत 40-50 डॉक्टर से मिले। और 6 महीने पूरा होने पे ऊपर का खाना पीना शुरू करना है। बच्चों को, जैसे हमने देखा थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं वो बिना चप्पल के ही इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो वो नहीं, उनको चप्पल पहने जिससे कि पाँव से इन्फेक्शन या चोट लगना लगने का। जितने भी सवाल होते हैं, जो लोग नए नए माँ बाप बनते हैं या फिर जिनके घर में पहली बार बच्चा पैदा होता है, तो उनके सभी सवालों के जवाब ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल चुके हैं। सर, अपनी तरफ से आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों का केयर करें और बच्चों को मोटिवेट करें। और बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। हम अपने बच्चों को कहेंगे कि तुम मोबाइल मत देखो, तुम टीवी मत देखो, और हम उसके सामने हमेशा मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। हमें बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा कैसे होना चाहिए। हम लोग जैसे होंगे वैसे ही हमारे बच्चे होंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले, मोबाइल टीवी कम देखे, तो हम लोगों को भी घर में मोबाइल टीवी कम देखनी है, बुक्स की आदत डालनी है। तो बच्चों को भी लगेगा हाँ पापा पढ़ रहे हैं, मम्मी देख रही है, पढ़ रही हैं, तो बच्चे भी सुधर जाएंगे। तो घर का माहौल अच्छा रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, पढ़ाई पे ध्यान रखें, मोटिवेट करें बच्चों को, ज़्यादा प्रेशर ना डालें बच्चों के ऊपर। और कभी भी लगे कि बच्चा थोड़ा सा बीमार या सुस्त है तो उसमें मेडिकल स्टोर या किसी भी बिना डिग्री वाले डॉक्टर से दवा लेकर वो सब ना करें। डिग्री वाले डॉक्टर से मिल लें। एक बार फीस जरूर लगती है, लेकिन आपको कम से कम बच्चा इस हालत में नहीं पहुंचता कि भर्ती की नौबत आ जाए। और इन सब के अलावा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इन सब के अलावा और कोई अगर समस्या हो आपको तो आप तुरंत लक्ष्य हॉस्पिटल को रीच आउट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, आप उनके थ्रू हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य हॉस्पिटल चैनल से।